कर देते हैं भाई स्टार्ट। सबसे पहले इसका लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, पूरे यूनिवर्स पे वैलिड है। इस लॉ में क्या कहते हैं, कोई भी दो बॉडी, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट। ये बॉडी है कि ये बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी है, ये बॉडी इसे अट्रैक्ट करेगी, ये बॉडी इसे अट्रैक्ट करेगी। किस चीज से अट्रैक्ट करेगी, एक फोर्स से। किस चीज से अट्रैक्ट करेगी, एक फोर्स से। जैसे मैं हूं, एक बॉडी अर्थ है, हम दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखा है। किस चीज से अट्रैक्ट कर रखा है, एक फोर्स से। वो फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। कोई भी दो बॉडी होंगी यूनिवर्स में, एक का मास होगा m1, एक का होगा m2। ये फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस लिया कहां से जाएगा, उनके सेंटर से। इसलिए फोर्स कौन सी होती है, सेंट्रल नेचर की होती है ना, सेंट्रल नेचर की होती है, सेंट्रीपिटल नहीं होती, सेंट्रल नेचर की होती है, और हमेशा अट्रैक्टिव होती है। क्या होती है, अट्रैक्टिव। बस ये चीज याद रखनी है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, किससे, एक फोर्स से। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिख दिया, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखो एफ है दोनों तरफ, तो कंबाइन करके लिख दूं तो ये लिखा जाएगा। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट। और कौन सा कांस्टेंट आएगा इसमें, जी, कैपिटल जी। क्या बोलते हैं इसे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। इसकी यूनिट कितनी होती है भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। निकालते कैसे हैं, देखो जी की यूनिट चाहिए, है ना। जी को यहां रखो, बाकी सबको इधर भेज दो, डी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय m1 m2 क्या आ जाएगा, डिवाइड में m1 m2। फोर्स यूनिट क्या होती है, एसआई, न्यूटन। डिस्टेंस की और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय m1 m2 kg, तो kg स्क्वायर। ये हो गई जी की यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ठीक है, जब डिवाइड में होता है तो ऊपर -2 भी लिख सकते हैं। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो ये टिक लगा के आना है, ठीक है भाई। तो क्या यूनिट होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Force is directly proportional to the product of their masses, inversely proportional to the square of distance between them. दोनों को कंबाइन करके लिखा, ये इक्वेशन बनी। प्रोपोर्शनल का साइन हटा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है, यूजीसी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद हो गया, जल्दी से पढ़ लो एक बार। Every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses, inversely proportional to the square of distance between them. दोनों को कंबाइन करके लिखा। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट कौन सा आएगा, कैपिटल जी। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद आ जाती है इस लॉ की इंपॉर्टेंस। ये भी आ सकता है भाई 2 नंबर में क्वेश्चन, ये आ जाएगा 3 नंबर में, ये आ जाएगा 2 नंबर में, 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ये। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, कीप अस बाइंड टू द अर्थ, हमें अर्थ के साथ बाइंड करके रखता है ना। और थोड़ी देर हम स्पेस में जाएंगे तो उड़ने लग जाते हैं, क्यों, वहां पे ग्रेविटी नहीं है। दूसरा, कॉजेज ऑब्जेक्ट टू फॉल, इस ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा तो फॉल करेगा, क्यों, ग्रेविटी, इस लॉ की वजह से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। उसके बाद की प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन, सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, पता होगा। अगर ये सन है, इसके अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, किसकी वजह से, ग्रेविटेशन पुल ऑफ सन। ठीक है, सन इनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, इसलिए रिवॉल्व करते हैं, वरना अगर नहीं अट्रैक्ट करेगा तो इधर उधर चले जाएंगे, है ना। चौथा, कॉजेस टाइड्स इन ओशन, जो समुद्र में लहरें आती हैं वो किसकी वजह से आते हैं, ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून एंड सन। याद रखना भाई ये चारों।
ये चार पॉइंट भी पढ़ो एक बार। पक्का आएगा ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आए तो इसके साथ ये पक्का आएगा इंपॉर्टेंस। पहली क्या थी, कीप अस बाइंड टू द अर्थ, जनरेट करता है टाइड्स। दूसरा, प्लेनेट रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, सन के अराउंड। और जब भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है तब ये लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है भाई, आया समझ में। अगला आता है फ्री फॉल, क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जब भी ऑब्जेक्ट फॉल करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अर्थ पे जब भी एक ऑब्जेक्ट फॉल करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसको क्या कहते हैं, फ्री फॉल। सिर्फ एक फोर्स लगेगी, कौन सी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जब भी एक ऑब्जेक्ट फॉल करता है अर्थ पे, जब भी एक ऑब्जेक्ट फॉल करता है अर्थ पे, तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होती है। कौन सी होती है वो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए जी बोलते हैं इसे, स्मॉल जी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे लेते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट मान लो इस साइड से फॉल कर रहा है, तो उसकी जी की वैल्यू क्या होगी, इस साइड से फॉल कर रहा है तो क्या सेम रहेगी जी की वैल्यू, तो क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकता हूं। और जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती हैं, याद है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगती हैं, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। याद था ना, बताया था, जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। जिस भी क्वेश्चन में लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या जी की वैल्यू दे दी जाए, तो ये तीनों इक्वेशन लगा देना, इनसे ही आंसर आएगा। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। मोशन में क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की जगह यहाँ पे g आ गया। दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। फ्री फॉल क्या होता है भाई, जब भी एक ऑब्जेक्ट फॉल करता है ऑन अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसको क्या कहते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल करते टाइम एक्सेलरेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। सबसे पहले यूनिफॉर्म होती है, और कितनी होती है, 9.8। उसको क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, तीन इक्वेशन लग जाती है। पहली v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। जल्दी से रीड करो इसे। देखो, स्पीड निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। अब तुम कहोगे ये भी स्पीड है, वेलोसिटी है ना, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्वेश्चन में कौन सा लगा है ना, ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है। तो ये इक्वेशन कब लगेंगी, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जहां पे भी यूनिफॉर्म लिखा जाए ना एक्सेलरेशन, ये तीन इक्वेशन लगेंगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना इन चीजों का, पेपर में पढ़ लिया। अगला आता है भाई मास और वेट। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, कितना मैटर है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, है ना, कितना भूसा भरा हुआ है एक चीज के अंदर, उसको क्या कहते हैं, मास। अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, कितना मैटर प्रेजेंट है, या ओरिजिनल कंटेक्स्ट ऑफ द बॉडी, कितना उसका ओरिजिनल कंटेक्स्ट था। मास कभी भी घटता नहीं है, मास नहीं घटेगा कभी भी, वेट घट सकता है बढ़ सकता है, मास नहीं घटता। मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। से अर्थ पे भी, अगर अर्थ पे मान लो 10 किलो मास है, तो मून पे कितना रहेगा, 10, चेंज नहीं होगा, हर जगह कांस्टेंट रहेगा। क्या, मास। मास क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट। मास की डेफिनेशन, मास की डेफिनेशन अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, या फिर ओरिजिनल कंटेक्स्ट ऑफ द बॉडी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं पूछ रहा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता किस पे, जी पे। जी पे मतलब, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये डिपेंड नहीं करता किस पे, जी पे। चाहे मून पे ले जाओ, अर्थ पे ले जाओ, किसी भी प्लेनेट पे ले जाओ, मास क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसकी SI यूनिट क्या होती है, केजी। क्या होती है, केजी। मास में क्या क्या पड़ा लक्ष्य, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। SI यूनिट क्या होती है, केजी। मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, चेंज नहीं होता। डिपेंड करेगा जी पे, नहीं करेगा, क्यों, चेंज ही नहीं होगा तो डिपेंड ही नहीं करता। अगला आ जाता है वेट। क्या होता है, वेट एक टाइप की फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है, जो हमें अर्थ से अट्रैक्ट करती है, फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट। अब मैं एक वेइंग ऑब्जेक्ट पे खड़ा हूंगा, जिसपे मास वो नापता है वेट, तो मेरा वेट दिखेगा उस पे। वेट कैसे दिखता है भाई, बता सकता है कोई, मेरा मास लिया जाएगा और उसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जी से। जी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, है ना। जी की वैल्यू अंदर इंस्टॉल होती है, वो कितनी लेनी है, तो मेरा वेट आ जाएगा। तो मास इंटू जी क्या होता है, वेट। इसको एक टाइप की फोर्स होती है, वेट क्या होती है, एक टाइप की फोर्स।
फोर्स विद विच अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट, विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। अर्थ एक ऑब्जेक्ट को किस चीज से अट्रैक्ट करती है, किस चीज से अट्रैक्ट करती है, एक फोर्स से, है ना। कौन सी फोर्स होती है वो, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करती है। जब भी एक ऑब्जेक्ट का मास उसकी जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, उसका वेट। वेट के एक टाइप की फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो इसकी क्या हो जाएगी, न्यूटन। ये किस पे डिपेंड करेगा, जी पे। वेट का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी, एम इंटू जी। तो जी आर है इसके फॉर्मूले में, तो जी पे डिपेंड करेगा ये। तो वेट डिपेंड करता है किस पे, जी पे। अगर जी की वैल्यू चेंज कर दूं तो क्या वेट चेंज हो जाएगा, है ना। जी की वैल्यू चेंज कर दूं वेट चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही जी की वैल्यू चेंज होगी वेट चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब चेंज हो जाएगा, जैसे वैल्यू चेंज तो जी चेंज। उसके बाद आता है मून पे। जी की वैल्यू जो मून पे होती है वो क्या होती है, 1/6 होती है अर्थ के। जी की वैल्यू जो मून पे होती है 1/6 होती है किसके, अर्थ के। अर्थ पे कितनी होती है, अर्थ पे कितनी होती है, 9.8। डिवाइड करेंगे 6 से तो कितनी आ जाएगी, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में। अर्थ पे कितनी होती है, 9.8। 1/6 करेंगे क्या आ जाएगी, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू जो मून पे होती है वो 1/6 होती है किसके, अर्थ के। इसलिए अगर वहां पे मून पे जाओगे तो देखा होगा एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, है ना। क्यों उड़ते हैं भाई, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशन क्या है, कमजोर है। इसकी वजह से 1/6 होती है अर्थ की। तो वेट जो हो गया मून का वो कितना हो जाएगा, 1/6 किसका, अर्थ का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना, एक नया क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है थ्रस्ट, इसे भी एक बार रीड कर लो। हो गया। सबसे पहले क्या पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional square of distance between them। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखेंगे, ये आएगा। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन आता है कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या इसमें, कैपिटल जी। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद इंपॉर्टेंस, बाइंडर्स टू द अर्थ। जब भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है टाइड्स की जनरेशन में हेल्प करता है और causes object to fall और की प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है प्लेनेट। उसके बाद आता है फ्री फॉल। जब भी एक ऑब्जेक्ट अर्थ पे फॉल करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, क्या बोलते हैं उसे, फ्री फॉल। जब भी फ्री फॉल करता है एक्सेलरेशन क्या रहती है, यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं उसे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल, तीनों इक्वेशन आ जाएंगी। ए की जगह जी लिख देना, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। उसके बाद मास और वेट। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है, फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। वेट की यूनिट न्यूटन क्योंकि फोर्स है। मास की केजी। मास क्या होता है, कांस्टेंट। वो क्या होता है, वेरिएबल। मास किस पे डिपेंड करता है, जी पे नहीं करता, वो डिपेंड करेगा। वेट का फॉर्मूला मास इंटू जी। उसके बाद मून पे क्या हो जाता है, जी की वैल्यू 1/6 कितनी होती है, 1.67। वेट ऑफ मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू 1/6। आ गया समझ में आप लोगों को। आगे आ जाता है थ्रस्ट। क्या होता है थ्रस्ट को, क्या बोलते हैं भाई, परपेंडिकुलर फोर्स। याद है हमने एक्सपेरिमेंट किया था। थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। मान लिया कोई परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट है, दीवार है, सॉफ्ट बोर्ड देखा है ना, इसमें कील लगाऊंगा तो क्या होगा, वो थ्रस्ट है ना। देखो ये जो मार्कर है, ये बोर्ड है, इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है ना इनमें, तो क्या है, थ्रस्ट है। थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस क्या बोलते हैं इसे, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। सॉफ्ट बोर्ड पे कील लगाते हो ना, तो क्या होता है वो, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स ही होती है जब परपेंडिकुलर एक्ट करती है। थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स ही होती है जब परपेंडिकुलर एक्ट करती है। प्रेशर क्या होता है भाई, थ्रस्ट की ऐसा यूनिट क्या होगी, पहले तो ये बताओ। थ्रस्ट की फोर्स है, थ्रस्ट एक टाइप की फोर्स है, तो उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन। न्यूटन, खाली न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं, खाली न्यूटन। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। उसके बाद आ गया प्रेशर। क्या होता है भाई, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। इट इज डिफाइंड एज थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है,
थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे कितना थ्रस्ट एक्ट कर रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रेशर। क्या कहते हैं? प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा यूनिट क्या होती है प्रेशर की? पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर डिफाइंड है, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज, ऐसा यूनिट क्या लिखोगे? पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर एरिया बढ़ाता जाऊंगा तो क्या प्रेशर घटेगा? है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया बढ़ाया तो प्रेशर घटा, एरिया बढ़ाया तो प्रेशर घटा। बता रहे क्या ना ऐसे क्वेश्चन? जो बैग होता है इसके स्ट्रेप्स होते हैं, ये क्या होता है? इनका एरिया बड़ा होता है। एरिया लार्जर क्यों होता है इनका? हाँ, एरिया बढ़ाना है, प्रेशर घटाना है। एरिया बढ़ाना है, प्रेशर घटाना है। जो नाइफ होता है, जो पहले की तलवारें होती थी, उन्हें क्या किया जाता था? क्यों किया जाता था? क्योंकि उनका एरिया कम कर रहे हैं। एरिया कम करने से क्या हो जाएगा? प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगते ही आदमी गया। ठीक है, जो नाइफ्स होते हैं, जो वो होते हैं बिल्कुल शार्प नाइफ, लगाओगे कट जाएगा हाथ। क्यों? उनका प्रेशर क्या होता है? ज्यादा। प्रेशर ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि उनका एरिया कम होता है। एरिया कम होता है तो प्रेशर ज्यादा। प्रेशर कैसा यूनिट? पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ग्रेटर एरिया लेस प्रेशर। जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे प्रेशर घटता जाएगा, एरिया कम करेंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। याद रखना, क्वेश्चन आएगा इससे भी। उसके बाद प्रेशर इन लिक्विड्स। मान लो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड का एक पार्टिकल है। इस पार्टिकल का कौन से लिक्विड प्रेशर लगाए? कौन से पार्टिकल प्रेशर लगाएंगे? सारे, है ना। तो लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड में प्रेशर हर डायरेक्शन में लगता है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में प्रेशर लगता है। किसमें? लिक्विड में। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। याद नहीं करना, बस याद क्या करना है? प्रेशर इंक्रीज करता है किसके साथ? डेप्थ के साथ। जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर क्या होता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। देखा होगा ना कभी कोई मूवी देखी हो, जैसे जैसे नीचे जाते जाते पानी में प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज करने जाता है। इसलिए ज्यादातर नीचे नहीं जा सकते, एक पॉइंट होता है उतना ही जाया जा सकता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करा जाएगा। प्रेशर का लिक्विड के अंदर फॉर्मूला होता है रो जी एच। क्या होता है? रो जी एच। पेपर में क्वेश्चन बहुत मुश्किल आएगा, बस याद होना चाहिए। रो जी एच। रो का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच का मतलब हाइट। तो प्रेशर तीन चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे? डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट पे। किस चीज में? प्रेशर इन लिक्विड्स। एक बार इसे और रीड करो। थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फोर्स को क्या कहते हैं? थ्रस्ट। ऐसा यूनिट न्यूटन, क्योंकि फोर्स ही है। प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर कैसा यूनिट? पास्कल। और क्या बोल सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर एरिया बढ़ाऊंगा तो प्रेशर घटेगा, अगर एरिया घटाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इसके एनसीईआरटी में 3-4 पॉइंट्स है, और देख लेना, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर एरिया लेस प्रेशर एंड वाइस वर्सा। प्रेशर इन लिक्विड्स, एक फॉर्मूला याद रखना है, P इक्वल टू रो जी एच। अच्छे से याद होना चाहिए, P इक्वल टू रो जी एच। रो किसका सिंबल? डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच हाइट। जैसे जैसे डीप में जाते जाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, ये याद रखना है बस, ठीक है। आगे समझ। उसके बाद आता है बायंसी। क्या होता है? बायंसी होता है जब भी एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाला जाता है तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगती है। उसके ऊपर क्या लगती है? एक अपवर्ड फोर्स लगती है, उसको क्या कहते हैं? बायंसी। अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, इसको बायंट फोर्स कहते हैं। जब भी एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाला जाएगा, इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगी, इसको क्या कहेंगे? बायंट फोर्स। क्या कहेंगे? बायंट फोर्स। जब भी एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स किया जाएगा, उसके ऊपर क्या लगेगी? एक अपवर्ड फोर्स लगेगी, उसको क्या कहेंगे? बायंसी या फिर बायंट फोर्स। जब भी एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालेंगे या इमर्स करेंगे तो क्या उसके ऊपर क्या लगेगी? एक अपवर्ड फोर्स लगेगी। क्या लगेगी? अपवर्ड फोर्स। उसे क्या कहेंगे? बायंट फोर्स। जब भी एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में हम इमर्स करेंगे तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगी, उसको क्या कहेंगे? बायंट फोर्स। 100% क्वेश्चन आना है। बायंसी क्या होता है? अपवर्ड फोर्स exerted by an object immersed in an liquid। क्या होता है? अपवर्ड फोर्स
ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है बायएंट फोर्स, पक्का है क्वेश्चन, एक्सर्टेड इमर्स्ड इन लिक्विड। अपवर्ड फोर्स, जब भी एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स करेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगी, एक अपवर्ड फोर्स लगेगी, उसको क्या कहेंगे, बायएंट फोर्स। अपवर्ड याद रखना, ऊपर की तरफ लगेगी है, ठीक है। अगला आ जाता है आर्किमिड्स प्रिंसिपल, लास्ट टॉपिक है। क्या मतलब होता है इसका, जब भी एक ऑब्जेक्ट को आप किसी लिक्विड में इमर्स करोगे कंप्लीटली या पार्शली, या तो पूरी तरह घोल दोगे उसे, या फिर पार्शली आधा उसे घोलोगे, तो क्या होगा, उसके बाहर एक फ्लूइड निकलेगा, लिक्विड है ना। बाल्टी में देखा होगा, कुछ भी चीज डालते हो पानी बाहर आता है, अगर बाल्टी भरी हुई है तो आएगा ना बाहर। तो क्या होता है, व्हेन बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शली इन अ लिक्विड, जब भी एक बॉडी में, जब भी एक बॉडी को इमर्स करेंगे कंप्लीटली या पार्शली, किसमें, एक लिक्विड में, तो क्या होगा, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। क्या बोलते हैं इस अपवर्ड फोर्स को, बायएंट फोर्स। ये बायएंट फोर्स किसके बराबर होगी, वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। मतलब क्या है, एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, आपने उसमें कोई ऑब्जेक्ट डाला, उस ऑब्जेक्ट पे, मान लो ये बाल्टी है, इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है, आपने एक ऑब्जेक्ट डाला, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे जितनी बायएंट फोर्स लगेगी, इस ऑब्जेक्ट पे जितनी बायएंट फोर्स लगेगी वो किसके इक्वल होगी, जितना पानी बाहर आएगा, डिस्प्लेस्ड होगा। जब इस ऑब्जेक्ट को पानी में डालोगे तो पानी बाहर आएगा, है ना। जब इस ऑब्जेक्ट को पानी में डालोगे तो पानी बाहर आएगा, कितना पानी बाहर आएगा, जितनी इस ऑब्जेक्ट पे बायएंट फोर्स लगेगी, जब जितनी इस ऑब्जेक्ट पे बायएंट फोर्स लगेगी। कौन कहता है ये, आर्किमिड्स प्रिंसिपल। 100% क्वेश्चन आएगा। आर्किमिड्स प्रिंसिपल क्या होता है, इट स्टेट्स दैट when a body is immersed fully or partially in a liquid, it experiences an upward force equal to the weight of the fluid displaced by it। मतलब क्या है, जब भी एक फ्लूइड में तुम किसी ऑब्जेक्ट को डालोगे, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, क्या बोलते हैं उसे, बायएंट फोर्स। क्या बोलते हैं, बायएंट फोर्स। वो किसके बराबर होगी, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा उसके बराबर होगी, ठीक है भाई। क्या होता है आर्किमिड्स प्रिंसिपल, बोलो। It experience an upward force which is equal to the weight of the fluid displaced। बिना देखे बोलो एक बार, देखना नहीं है, completely or partially in a fluid, an upward force equal to the weight of the weight of the weight of the liquid displaced by it। मतलब क्या है, बायएंट फोर्स किसके बराबर होगी, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जब भी एक ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डाला जाएगा, उसमें से कुछ वेट बाहर आएगा, है ना, फ्लूइड का, वो किसके बराबर होगा, बायएंट फोर्स पे, जो उस लिक्विड पे, जो उस ऑब्जेक्ट पे लगेगी। ये कौन कहता है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल। लिखा हुआ है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द बायएंट फोर्स। वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द बायएंट फोर्स। कहां पे यूज होता है, शिप्स में और सबमरीन्स में। एक और टॉपिक का भाई, कंडीशन फॉर फ्लोटिंग और सिंकिंग। कब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और कब ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, डूब जाएगा। फ्लोटिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, दो चीज होती है, ठीक है। मान लो ये कोई लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसकी डेंसिटी है रो, रो ऑफ लिक्विड, ठीक है। इसकी डेंसिटी है क्या, रो, रो सिंबल होता है डेंसिटी का, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा यूनिट होती है वो, केजी पर मीटर क्यूब। और फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक होती है रिलेटिव डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है भाई मास ऑफ सब्सटेंस, डिवाइडेड बाय, सॉरी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये होता है भाई। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, यूनिटलेस है ये, है ना। ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो ये यूनिटलेस है, बस ये और याद रखना। रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस है ये। रिलेटिव का मतलब ये होता है किसी चीज से कंपेयर करना, रिलेटिव मास पढ़ा था हमने, कंपेयर करना किस चीज से। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को कंपेयर करता है डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ये यूनिटलेस है। क्या है ये, यूनिटलेस है। और फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन, वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। आए समझ में, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, और यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद कंडीशन फॉर फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। देखो ये क्या है, डेंसिटी ऑफ
लिक्विड। कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी डेंसिटी ली डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने इसको इस लिक्विड में रख दिया, अब मुझे पता कैसे चलेगा ये डूबेगा, फ्लोट करेगा या सिंक कर जाएगा। पता करने का क्या तरीका होता है, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड बड़ी है, ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ऊपर तैरेगा। और लिक्विड की डेंसिटी अगर कम है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। मतलब क्या है, अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज्यादा है तो मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट भारी है, वो सिंक करेगा, डूबेगा। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, हल्का है, वो ऊपर तैरेगा। तो ये होता है कंडीशन ऑफ फ्लोट और सिंक। आया समझ में भाई? ठीक है, क्लियर है? शुरुआत से एक और बार बता दो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? Every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. F is directly proportional m1 into m2. F is inversely proportional 1 by d square. दोनों कंबाइन करके लिखेंगे इक्वेशन है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है, 6.67 into 10 की पावर -11। यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूज का इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, keep us bind to the earth, cause the object to fall, keep planets revolving around sun, cause tides in ocean। उसके बाद free fall, when object falls under the influence of gravity, उसको क्या कहते हैं, free fall। इसमें जो एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, क्या बोलते हैं उसे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू 9.8 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस gt, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। कब लगेंगे, जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। फिर उसके बाद मास और वेट। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद वेट, फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी केजी। फॉर्मूला mg, जी पे डिपेंड करेगा, जी पे डिपेंड नहीं करेगा। कांस्टेंट, वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब सेम रहेगा, वेरिएबल मतलब चेंज हो जाएगा। फिर मून पे क्या हो जाता है, जी की वैल्यू 1/6 ऑफ अर्थ। जी अर्थ में कितना होता है, 9.8, डिवाइड करेंगे 6 से तो 1.67, याद रखने वैल्यू, ठीक है। वेट ऑफ मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू 1/6। अगर मान लो उल्टा हो जाए, वेट ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मून, तो रेशियो क्या हो जाएगी, 6:1। उल्टा कर देना है ना, पेपर में आ जाए उल्टा कर देना, 6:1। उसके बाद थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स, एसआई यूनिट न्यूटन। प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, एसआई यूनिट पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ग्रेटर एरिया, एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और अगर एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इन लिक्विड्स, एक चीज याद रखना, P इक्वल टू रो जी एच। रो क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन और एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यूनिट क्या होती है इसकी, नहीं होती, यूनिट लेस होती है। उसके बाद जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करती जाएगी, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। बायंसी क्या होती है, जब भी एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में रखते हैं, फ्लूइड में रखते हैं, तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगती है, उसको क्या कहते हैं, बायएंट फोर्स। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अपवर्ड फोर्स इमर्स्ड इन फ्लूइड। उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जब भी एक ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में डालेंगे, इमर्स करेंगे कंप्लीटली या पार्शियली, तो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, उसका वेट किसके बराबर होगा, बायएंट फोर्स के। किसके बराबर होगा, बायएंट फोर्स। बायएंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। उसके बाद हमने दो कंडीशन पढ़ी, किस चीज की, सिंकिंग और फ्लोटिंग की। फ्लोट कब करेगा, जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी, जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी, किससे, लिक्विड की डेंसिटी से। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, हल्का है ना, तभी तो फ्लोट करेगा। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो सिंक कर जाएगा, डूब